नमस्कार साथियों, थर्मल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं वीडियो एग्जाम की, उसमें हिंदी जो विषय है उसमें अगला टॉपिक है हमारा वाक्य भेद। वाक्य भेद के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करेंगे, उसे जानेंगे। पहले उसकी व्याख्या करेंगे जो भी बन सकता है, फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन हल करेंगे जो मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन और भी बनेंगे इस पर, उसका प्रैक्टिस आपको बाद में करवाई जाएगी। क्लास पूरी होने के बाद जब हमारी सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाई जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक वाक्य भेद। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वाक्य भेद। वाक्य भेद क्या होता है, वाक्य के प्रकार होते हैं, किस आधार पर होते हैं, ये सब इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और इसमें कई सारे टाइप ऐसे हैं जिन्हें बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि ये नहीं ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और उस कंफ्यूजन में हमेशा गलत ही करके आते हैं। तो इस क्लास को देखने के बाद आपके वो सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य होता है सार्थक शब्दों का एक समूह जो एक अर्थपूर्ण विचार प्रकट करे। सार्थक शब्दों का समूह तो हो, और वो समूह कैसा हो कि वो एक अर्थपूर्ण विचार प्रकट करे, तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य जो होता है, वाक्य के दो अंग होते हैं। दो अंग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दोनों को विस्तार से जानेंगे। मेरा जो लिखने का तरीका है या लिखवाने का तरीका या पढ़ाने का तरीका है, किसी भी टॉपिक के जो प्रकार होते हैं मैं एक साथ पहले लिख देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके व्याख्या करता हूँ। अगर उन्हें पहले यहाँ पे ना लिखे, एक एक करके व्याख्या करते रहेंगे और लंबा टॉपिक हो जाए, तो फिर हमें ये नहीं पता चल पाता कि कितने प्रकार हैं, इसके क्या है, उसमें कंफ्यूजन रहती है। एक साथ वो सबसे पहले हमारे आंखों के सामने होते हैं, तो उससे हमें ये फायदा मिल जाता है, पहले तो उसका दायरा पता चल जाता है हमें कि यहाँ तक जाना है, उसके सारे प्रकार पता चल जाते हैं और वो अच्छे से हमें आसानी से याद हो जाता है। एक जगह मैंने पढ़ा कि अगर आपको किसी विषय को पढ़ना है, किसी टॉपिक को क्लियर करना है, याद रखना है लंबे समय तक, उसके बारे में सब कुछ जानना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले आप उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसे समझिए, पहले वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ढांचा तैयार कीजिए उसका सबसे पहले। ठीक है, चलिए। तो उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि राजू नाचता है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो राजू है और एक नाचता है। प्रश्न में कह रहा है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। तो यहाँ पे राजू नाचता है, इसमें किसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो बात हो रही है इसमें राजू के बारे में हो रही है, तो यहाँ पे उद्देश्य क्या हो जाएगा, राजू। दूसरा है तुम दौड़ते हो। और दौड़ कौन रहा है, तुम दौड़ते हो, तो किसके बारे में बात हो रही है, इस तुम के बारे में बात हो रही है। तुम जो भी हो लाजवाब, क्योंकि बात तुम्हारी ही हो रही है। यहाँ पर तुम दौड़ते हो, तो किसके बारे में बात हो रही है, तुम के बारे में, तो यहाँ पे जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, तुम। ठीक है। और दूसरा जो इसका अंग होता है वाक्य का, वो होता है विधेय। एक तो हो गया उद्देश्य कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और दूसरा होता है, एक मिनट, एक तो हो गया उद्देश्य कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं, और दूसरा होता है विधेय। ये क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, विधेय कहा जाता है। किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में। अब जैसे यहाँ पर राजू था, ये उद्देश्य, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये नाचता है, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसका क्या कहलाएगा, ये विधेय कहलाएगा। ऐसे ही तुम के बारे में कहा जा रहा है कि दौड़ते हो, तो इसके बारे में जो भी कहा जा रहा है वो क्या है, विधेय है। तुम दौड़ते हो, तो दौड़ते हो क्या है,
विधेय है। रामू स्कूल जाता है, तो इसमें दो अंग हैं इसके, एक रामू और एक स्कूल जाता है। रामू हो गया उद्देश्य, क्योंकि रामू के बारे में कहा जा रहा है। और दूसरा है कि क्या करता है रामू, स्कूल जाता है, तो रामू के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो स्कूल जाता है, तो स्कूल जाता है क्या है, विधेय। स्पष्ट है। एक बार समझेंगे कि जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय होता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। दूसरा पूछा जाता है आपसे कि वाक्य के भेद क्या होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मोस्टली पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनता है, वाक्य के भेद जो है। वाक्य के भेद आपसे कहा जाए वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका होगा कि किस आधार पर पूछ रहे हो भाई साहब, ये तो बताइए। रचना के आधार पर पूछ रहे हो या अर्थ के आधार पर पूछ रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, बोले किस आधार पर होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर या अर्थ के आधार पर, दो आधारों पर इसके भेद कर सकते हैं। तो पहला रचना के आधार पर, रचना के आधार पर जो है वाक्य के तीन भेद होते हैं। तीन भेद कौन से होते हैं, एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है ये मिश्र वाक्य। तीनों को एक एक करके विस्तार से जान लेते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, सबसे पहले सरल वाक्य पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी उद्देश्य भी एक ही हो और विधेय भी एक ही हो। क्वेश्चन में एक से ज्यादा हो सकते हैं सेंटेंस में उद्देश्य और विधेय, लेकिन जहां पर एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा, उसे क्या कहेंगे, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और एक और बात है कि इनमें एक ही क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है, जिसे करते हैं वो क्रिया है, जैसे नहाना, धोना, सोना, रोना, हंसना, खेलना, चलना, दौड़ना, पढ़ना, जिनके पीछे ना आए वो सब क्रिया है। अब कोई कहेगा कि यहाँ पे तो आ रहा है कि गाता है, ता है आ रहा है यहाँ पे, तो ये वाक्य के काल को दर्शाता है। यहाँ पे जो लिखा रहता है ये क्रिया, तो यहाँ पे गाना ही है, ये गाता है लिख रहा है, तो वाक्य के काल को दर्शाने के लिए इस तरीके से ये लिखा जाता है। ठीक है, तो जहां पर एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो, उस वाक्य को क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। जैसे सोहन गाता है, तो यहाँ पे एक ही उद्देश्य है सोहन और एक ही विधेय है गाता है। यहाँ पर मोहन पत्र लिखता है, तो उद्देश्य क्या है, मोहन, और विधेय क्या है, पत्र लिखता है। तो उद्देश्य भी एक ही है, विधेय भी एक ही है, और क्रिया भी एक ही। यहाँ पे क्रिया कौन सी है, गाना, यहाँ पे क्रिया कौन सी है, लिखना। तो क्रिया भी एक है, उद्देश्य भी एक है और विधेय भी एक है, तो ये दोनों वाक्य कैसे हो जाएंगे, ये सरल वाक्य हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है इसका वो है संयुक्त वाक्य। देखो संयुक्त और मिश्र पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, और सबसे ज्यादा डाउट आपको इसी में रहता है कि ये वाक्य मिश्र है या संयुक्त है। इनमें बस थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको एक लाइन बताऊंगा, उससे आपके दोनों के डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। पहले इन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण या सरल वाक्य, ये साधारण और सरल तो एक ही बात हो गई, यानी कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो या प्रधान उपवाक्य हो, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। या तो दो या दो से ज्यादा सरल वाक्य हो या दो या दो से ज्यादा प्रधान उपवाक्य हो, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है इसकी संयुक्त वाक्य की कि इसमें सभी उपवाक्य जो होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, यानी जितने भी उपवाक्य होंगे इसके वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसका कि एक को उपवाक्य को हटा दिया जाए तो दूसरे को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरे को हटा दिया जाए तो पहले को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है, तो ये लेकिन शब्द से दोनों जुड़े हुए हैं, संयुक्त हो रहे हैं। दूसरी बात, इनमें दो उद्देश्य हैं, एक तो राम है और एक श्याम है, और दो विधेय हैं, एक तो पढ़ रहा है और एक लिख रहा है। दो ही क्रियाएं हैं यहाँ पर, एक तो पढ़ना और एक लिखना।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि दोनों स्वतंत्र हैं। जैसे हम कह दें कि राम पढ़ रहा है तो इसका श्याम के लिखने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और हम कहें कि श्याम लिख रहा है तो इससे राम के पढ़ने पे भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो जहां पे दोनों उपवाक्य या दो सरल वाक्य स्वतंत्र होते हैं वो होता है संयुक्त वाक्य। जहां स्वतंत्र है वो संयुक्त है, ये ध्यान रखना है। एक छोटी सी लाइन कि जो स्वतंत्र है वो संयुक्त है, ठीक है। और तीसरा प्रकार इसका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। कैसे हो? आश्रित हो, यहाँ पे आश्रित होना है। तो इसे याद करने के लिए एक अच्छा सा तरीका ये है कि जो आश्रित है वो मिश्रित है, जो आश्रित है वो मिश्रित है, जो स्वतंत्र है वो संयुक्त है, जो स्वतंत्र है वो संयुक्त है, जो आश्रित है वो मिश्रित है, जो आश्रित है वो मिश्रित है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। दोनों में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आश्रित है वो मिश्रित है, जो स्वतंत्र है वो संयुक्त है। ठीक है, क्लियर होता है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यदि आप परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये भी संयुक्त बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। कैसे? कि यदि आप परिश्रम करोगे, इतना लिख देंगे तो इसका मतलब है अभी इसमें कुछ छूट रहा है। यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगा, उसका अभी आना बाकी है, ये रह गया है कुछ। अगर इसे छोड़कर ऐसे लिखोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो कब मिलेगी सफलता? अभी भाई इसमें से पहले कुछ छूट रहा है, पहली बार लिखिए इसका। तो एक दूसरे पर डिपेंडेबल है दोनों। तो इसका मतलब है जब डिपेंड होते हैं दूसरे पर, जब आश्रित होते हैं तो मिश्रित होते हैं। ध्यान रखिए, आश्रित है तो मिश्रित है, स्वतंत्र है तो संयुक्त है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके ये जो रचना के आधार पर जो तीनों प्रकार हैं इसके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीनों क्लियर हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें होते हैं वो संयुक्त वाक्य और ये मिश्र वाक्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मोस्टली क्वेश्चन इन दोनों में बनते हैं। सबसे ज्यादा जब भी वाक्य के भेद में क्वेश्चन बनेंगे तो सरल और संयुक्त वाक्य आपसे जरूर पूछे जाते हैं, जो आपसे देखा गया है पिछले परीक्षाओं में। अगला जो इसका वाक्य के भेद का आधार है वो होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अभी 8 प्रकार इसके कौन से हैं, आइए एक एक करके जान लेते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं, सबसे पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधवाचक, तीसरा होता है आज्ञावाचक और चौथा होता है प्रश्नवाचक। पांचवा विस्मयादिबोधक, छठवां संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक और आठवां होता है संकेतवाचक। अब इन 8 के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला है वो है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक क्या होता है कि जिस वाक्य से किसी बात का होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। आप इन क्लासों को अटेंड कर रहे हैं तो एक काम और करेंगे कि रफ और पेन अपने साथ पास लेकर रखेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पे नहीं लिख पाते, अपने हिसाब से आप जो नोट करना चाहें वो बताए हुए से वीडियो पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। और सबकी समझ अलग अलग होती है, यानी किसकी समझ में कौन सी बात आए तो वो अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं। सभी के हिसाब से तो यहाँ पर सारी बातें लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो एक कॉपी और एक पेन अपने पास अवश्य रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट बात है नोट करते चलें, वीडियो को पॉज कर दें। तो पहला होता है विधानवाचक। क्या है? जिस वाक्य से किसी बात का होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे कि मनोज गा रहा है, राजेश पत्र लिख रहा है, इनसे विधान प्रकट हो रहा है, किसी चीज का होना प्रकट हो रहा है। मनोज क्या कर रहा है कि गा रहा है, तो गाने की क्रिया प्रकट हो गई है। ऐसे ही राजेश पत्र लिख रहा है, तो किसी बात का होना प्रकट हो उसे क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य। एग्जाम्पल भी आप देख चुके। दूसरा होता है निषेधवाचक। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, निषेध यानी कि मना हो किसी चीज के बारे में, उसके न होने का बोध हो, किसी बात के
न होने का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे कि रोहन मेरा मित्र नहीं है, तो इसमें ये मना किया जा रहा है, ये नहीं शब्द जो निषेधवाचक है और ये बता रहा है कि रोहन मित्र नहीं है, न होना प्रकट हो रहा है कि वो मित्र नहीं है। तो क्या है यहाँ पर, ये कैसा वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है। वह मोबाइल का प्रयोग नहीं करता है, वो क्या नहीं कर रहा है, मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मना किया जा रहा है, न होना प्रकट किया जा रहा है उसके लिए, क्या नहीं करता है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करता है। तो यहाँ पे कैसा है, निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक, ये भी इसके नाम से पता चल रहा है कि जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जिस वाक्य से किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि सदा सत्य बोलिए, अपने बच्चों को सिखाएं कि सदा सत्य बोलिए, और बड़ों का आदर करो, ये सब कैसे हैं, आज्ञावाचक हैं। प्रश्नवाचक वाक्य है अगला जो चौथा प्रकार है इसका, प्रश्नवाचक वाक्य, कि जिस वाक्य से प्रश्न किए जाने का बोध हो, यानी उस वाक्य से पता चल रहा है कि हम कोई प्रश्न किया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो पूछा जा रहा है, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा वाक्य है ये, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे कौन से शब्द मोस्टली प्रयोग होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये शब्द इसमें आते हैं। अगला है विस्मयादिबोधक वाक्य। इसमें क्या है कि जिस वाक्य से आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, शोक और घृणा आदि का बोध हो, इनका बोध हो, आश्चर्य का, विस्मय का, हर्ष का, शोक का, घृणा का, इसका बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे, वाह सर आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ये आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो ये सब क्या है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। ठीक है। अगला जो प्रकार है, छठा प्रकार इसका, वो है संदेहवाचक वाक्य, जहाँ पे संदेह प्रकट किया जा रहा हो। आजकल हमारे समाज का ये नियम हो ही गया है कि दूसरे पर संदेह करते रहते हैं। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है कि जिस वाक्य से संदेह या संभावना व्यक्त हो रही हो, या तो संदेह व्यक्त हो रहा हो या किसी बात की संभावना व्यक्त हो रही हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य। जैसे कि शायद 18 जून को वीडियो एग्जाम होगा, शायद है, श्योर तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या संदेह प्रकट किया जा रहा है कि हो सकता है कि 18 जून को ये एग्जाम इस बार हो जाए, काफी दिनों से टालते आ रहे हैं, इस बार तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है ना, तो ये कौन सा वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य। सेकंड लास्ट जो प्रकार है इसका, वो है इच्छावाचक वाक्य। यहाँ पर इच्छा प्रकट की जा रही है या किसी को शुभकामना दे रही हो, ऐसे वाक्य को क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामना का बोध हो, तो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य। जैसे कि आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करो, तो उस बच्चे को पहले से शुभकामना दी जा रही है कि परीक्षा में आपका पहला स्थान आए, तो ये क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है। इसका लास्ट प्रकार है वो है संकेतवाचक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य से एक कार्य का होना दूसरी बात या कार्य पर निर्भर हो, यानी एक दूसरे पर वो बातें दोनों दूसरे पर डिपेंड हो, तो वो क्या कहलाता है, संकेतवाचक वाक्य। जैसे अगर आज बारिश हो तो हम पकौड़े खाएं, तो यहाँ पे ये इस पर डिपेंड है, बारिश होगी तो पकौड़े मिलेंगे भैया, तो ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य है। और वैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो दूसरा प्रकार इसका ये भी हो सकता है कि मिश्र वाक्य भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दो वाक्य जो है एक दूसरे पर डिपेंड है, आश्रित है तो मिश्रित है, और स्वतंत्र है तो संयुक्त है। ये नारा जरूर याद रखना, आश्रित है तो मिश्रित है, स्वतंत्र है तो संयुक्त है, नारा बना लो इसे, तो आपका 1-2 नंबर तो कम से कम कन्फर्म हो ही जाएगा पेपर में। आश्रित है तो मिश्रित है, संयुक्त है तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र है तो संयुक्त है, आश्रित है तो मिश्रित है। ठीक है, ये इसकी व्याख्या हो जाती है वाक्य के भेद की। अब इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो हम यहाँ पे जान लेते हैं। थोड़े बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे हम, उसके बाद अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद और प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन किस टाइप के रहने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो पहला जो क्वेश्चन है
पर आधारित जो हमने भी व्याख्या करी है वो है कि यदि वह मेहनत नहीं करता तो वह वीडियो एग्जाम पास नहीं कर पाता। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। हमें इस पर नहीं जाना है कि मेहनत नहीं करता तो वीडियो नहीं बन पाता, हमें तो ये देखना है कि इसका प्रकार कौन सा है। अर्थ के आधार पर पढ़े हैं और रचना के आधार पर पढ़े हैं। तो यहाँ पर 3 जो प्रकार हमने पढ़े हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उनमें से बताना है कि यदि वह मेहनत नहीं करता तो वह वीडियो एग्जाम पास नहीं कर पाता। तो सरल वाक्य क्या होता है कि उसमें एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य क्या होता है कि उसमें 2 या 2 से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं और वो स्वतंत्र होते हैं। एक हमने आपको नारा भी बताया है कि स्वतंत्र है तो संयुक्त है, वो आश्रित है तो मिश्रित है। अब यहाँ पे ये देखना है कि 2 है तो सरल तो नहीं है, ये कट जाता है, और ये देखना है कि इनमें ये संयुक्त है या मिश्र है, यानी आश्रित है या स्वतंत्र है, ये पता चल जाएगा, संयुक्त और मिश्र पता चल जाएगा। तो इन्हें दोनों सेंटेंस जो जुड़ रहे हैं कि यदि वह मेहनत करता, इतना ही लिख दें हम, तो क्या ये पूरा अर्थ देता है? नहीं। आप तुरंत कह दोगे यदि वह मेहनत करता, तो आगे क्या बताइए ना, तो वह वीडियो एग्जाम पास नहीं कर पाता, अब जाके पूरा हुआ ये। तो ये आश्रित है दूसरे वाक्य पर, तो ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। आश्रित है तो मिश्रित है, स्वतंत्र है तो संयुक्त। यहाँ पे क्या है? ये आश्रित है, आश्रित है तो मिश्रित है, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। क्लियर? ठीक है।